अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मोहतरम शकील अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में हम सबको आगाह करने की ज़हमत फरमाएंगे। मैं उन्हें आप हजरात को एक फॉर्म दिया गया है जिसमें आप अपनी तफसीलात लिखने के बाद आपके सिलसिले में एजुकेशन से मुताल्लिक, तालीम से मुताल्लिक क्या तजवीज़ इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आती है वो, और इस प्रोग्राम पर आपके क्या तासुरात हैं वो आप लिखने की ज़हमत फरमाएंगे। तो मैं शकील अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आकर अपने कीमती मकाले को हमारे सामने पेश फरमाएं। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मोहतरम आली जनाब मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, स्टेज पर बैठे हुए डिग्निटरी, टीचर्स, प्रोफेसर, अस्सलाम वालेकुम। At the outset, I would like to congratulate at the core of my heart to Maulana Huzzaifa Sahab for organizing such an important program in your institution. अगर हम अब प्रोग्राम को अरेंज नहीं करते तो शायद बहुत लेट हो जाते, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहे होंगे। पिछले 3 दिनों में 3 यूनिवर्सिटीज़ ने नेशनल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले कर्नाटका ने किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, कल आसाम यूनिवर्सिटी ने किया। तो आई वांट टू से दैट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन। तो आज हम पॉलिसी पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, इसका समय भी ख़त्म हो गया। ये अच्छी है, बुरी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने हमको 8 महीने का समय दिया था अपने रिकमेंडेशंस भेजने का, वो टाइम ख़त्म हो गया। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम शुरू होता है, उसके मुताबिक हमको अपने आप को ढालना होगा, लेकिन उससे पहले हमको पॉलिसी को पूरी तरह समझना होगा। एंड आई थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वी टीचर्स टू गेट acquainted with the various aspects of the policy, because you are going to play the role of Yoddha, the warrior. आपको इसमें सबसे अहम भूमिका अदा करनी है, रोल निभाना है। आप ही अगर नहीं ढंग से समझेंगे और इसको पढ़ा पाएंगे तो इसका कोई आउटपुट आने वाला नहीं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ ये है कि वी शुड बी अलर्ट, वी शुड बी ओपन माइंडेड, वी शुड बी acquainted full length about the policies of the government, एजुकेशनल पॉलिसी। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कोई चर्चा, कोई बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज का हमारा मौजूद है द इम्प्लीमेंटेशन, इट्स इम्पैक्ट एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके असरात क्या होंगे इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे, और फिर हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू हैव टू प्ले द डुअल रोल हियर एज अ टीचर एज वेल एज अ पेरेंट। आपके बच्चे भी हैं, आपको पेरेंट्स का रोल भी अदा करना है। तो इसमें एक बहुत वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आने वाली, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एज वेल एज द मैनेजिंग बॉडी। तो हमें उस लिहाज से भी इसको समझना होगा। आप लोगों ने स्टडी को कि आई एडमिट माई सेल्फ दैट माई नॉलेज as well as the study of the national policy of education stands nowhere as compared to yours. You know better, you know far better than me about the policy. But whatever little I have studied, I would like to share with you. This is the original draft of the policy. You might have gone through it. This is the original draft issued by the National Policy of Education, and it comprises 484 pages. 484 पेजों की ये ओरिजिनल ड्राफ्ट है। और मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूंगा मौलाना साहब से कि प्लीज़ कीप दिस ओरिजिनल ड्राफ्ट विथ यू, क्योंकि आगे आपको जितने भी स्टेप्स लेने हैं
इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से, टीचर के ताल्लुक से, कोई भी हो, वो सब का हल इसी के मुताबिक हमको जाके डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा। तो एक ओरिजिनल ड्राफ्ट रखिए आप, बार बार हमको इसको पलटना ही पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा कमेंट आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा। 31 जुलाई को 29 जुलाई को हमारे वजीर आजम ने एक साल मुकम्मल होने पर एक स्पीच दी, आपने सुनी होगी, 1.5 घंटे की स्पीच थी। और 30 तारीख से मुसलसल अखबारात में, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, क्रॉनिकल टाइम्स हो, डेली आज तक, आज की डेट में भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आज सुबह डेली एक आर्टिकल आ रहा है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। एंड दोज आर्टिकल्स आर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको। गवर्नमेंट के ताल्लुक से बड़ा अच्छा जुमला एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि दिस ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी इन इंटायरिटी इज रेड बाय फ्यू, डिस्कस्ड बाय सम एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नन। ये उन्होंने IAS ऑफिसर्स को कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो ऑफिसर्स है उनके बारे में कहा था कि कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हैं आप इम्प्लीमेंट करने की। और उसका नतीजा देके आप 3 दिन में 3 यूनिवर्सिटीज़ ने ऐलान कर दिया। तो मैं इसके प्रोसेस पर भी आपसे बात करना चाहूँगा कि इसकी प्रोसेस कितना बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इसका एक क्रोनोलॉजी दे देता हूँ ड्राफ्ट का। 2016 में ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने अपना मन बनाया कि हमको पॉलिसी चेंज करना है। क्यों करना है आगे बताऊंगा मैं। 2017 में ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर दी गई, 8 लोगों को शामिल किया गया। 1.5 साल की मेहनत के बाद 2018 में इन्होंने सबमिट कर दिया HRD मिनिस्ट्री को ये ड्राफ्ट। 19 में 8 महीने गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया पब्लिक के लिए फॉर द रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। तकरीबन 7,000 रिकमेंडेशंस गए। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी को फिर फेयर किया, उसमें चेंजेस लाए और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसको मंजूर कर लिया। तो इट इज़ फाइनल, अब इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ इसको बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं। अब आपके जहन में एक ख्याल आ रहा होगा, मेरे जहन में भी आ रहा था जब मैं पढ़ रहा था, कि इसमें व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन दिस पॉलिसी, मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें। तो ड्राफ्ट कमेटी में प्रोफेसर मजहर आसिफ JNU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो ड्राफ्ट कमेटी में शामिल है। और ये पूरी कमेटी की जो कोऑर्डिनेटर है वो एक IAS ऑफिसर है शकीला शमसू नाम की, उसने इसको कोऑर्डिनेट किया है। और भी 1-2 नाम है टेक्निकल स्टाफ में, शकील अहमद नाम है एक। हुकूमत ने 174 अदारों से कांटेक्ट किया इस पॉलिसी के बारे में, आपकी क्या राय है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि 174 में मुसलमान अदारे कितने थे। 4, अंजुमन इस्लाम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, रहमानी फाउंडेशन बिहार और एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन पुणे, ये 4। मैंने फिर पूरे लिस्ट को पढ़ा इसलिए कि मैं एक नाम उसमें देखना चाहता था, क्योंकि उस मदरसे से कांटेक्ट करना, उसकी राय लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे वो नाम नहीं मिला और वो नाम था जामिया अशातुल उलूम अक्कलपुर। दिस इज द मोस्ट डिजर्विंग इंस्टीट्यूशन दैट शुड हैव बीन कॉन्टेक्टेड। इनसे राय लेना जरूरी थी। पूना का आजम कैंपस, उनसे राय ली गई, तो उससे तो हमारा कैंपस बहुत बड़ा है और हम दोनों मजहबी और असरी दोनों तालिब हैं। मुझे उसमें वो नाम नहीं मिला, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जब नेशनल लेवल पर हमारा एक्सपोजर है, नेशनल लेवल पर हमारा नाम गेजेट में शामिल है, तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट किया जाना चाहिए था। ये भारत राज गवर्नमेंट का एक अदारा है जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड अदारों के ताल्लुक से मालूमात देता है। इसमें एक मालूमात मुझे मिली थी कि अशातुल उलूम के जो तलबा हैं मदारिस के फारगीन, उनको 12वीं का दर्जा दिया गया है। उनकी डिग्री इक्विवेलेंट टू 12वीं होगी। तो इसमें कह रहा एजुकेशन पॉलिसी में तो वो इसकी भी एहमियत खत्म हो गई। कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा अदारे को नेशनल आइडेंटिटी है और आगे हमको कोशिश करना पड़ेगी कि गवर्नमेंट हमसे राय ले, हमसे पूछे, क्योंकि हम दोनों में सक्षम हैं, रिलीजियस एजुकेशन में भी और इसमें भी। आगे की बात हम कोशिश करेंगे इसके बारे में। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सामने तो रखने की कोशिश करूंगा। पॉलिसी को बहुत लंबी चौड़ी है, मैं सब
कवर भी नहीं कर सकता, but I would like to concentrate myself on the education related with the schools and colleges, and with the madaris, Mohammed sir will deal with that topic. तो मैं अपने आप को यहाँ तक ही लिमिट करूँगा। मैं पॉलिसी की और गवर्नमेंट के मन की बात रखूँगा, लेकिन आपके मन की बात भी सुनना चाहूँगा। आपके पास दिया गया है फीडबैक, भरिए उसमें, कोशिश करेंगे आपके सवाल को जवाब देने की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कबूलियत, एक्सेप्टेंस। अब हमको इसको एक्सेप्ट करना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, वी हैव टू एक्सेप्ट ही, इसको कबूल करना है। ये अच्छी है, बुरी है, लाभदायक है, हानिकारक है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। हमको इसको अब हर हाल में कबूल करना है जैसी है, और हमें वो रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। हमें वो देखना पड़ेगा कि अक़लियतें इसमें अपना रास्ता कैसे बनाएंगी, कहाँ कहाँ हमें बचना पड़ेगा। तो हमको यही कहना है। इससे पहले मैंने कहा था पॉलिसी के तालिक से कि कबूल किया मैंने, जी हाँ कबूल किया मैंने, बस यही कहिए आप। और जैसी कबूल किया मैंने कोई कहता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ नाफिज हो जाती है नानो नफ्का की। तो हम पॉलिसी को अगर कहते हैं कबूल किया मैंने, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी पर नाफिज हो जाएगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। अब टाल मटोल की गुंजाइश नहीं है। मैं डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रोफेसर, बहुत दिल के साथ बोल रहा हूँ, इसमें टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमने ऐसा किया कि अभी तो देखेंगे, अभी 2022 में इसका निफाज होना है, अभी तो 8 महीने हैं, और ये पॉलिसी क्या चलेगी, और ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है। अगर हम ऐसा टाल मटोल से काम लिए तो ये पॉलिसी से हम सही मानों में इस्तेफादा नहीं हासिल कर पाएंगे। हमारे आँख बंद कर लेने से ये तूफान रुकेगा नहीं, टलेगा नहीं, हमको कुचल कर निकल जाएगा। इसलिए इस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमको स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। तो अब टाल मटोल की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या हो गई। एक अच्छी पॉलिसी चल रही थी हमारे मुल्क में, क्या जरूरत थी इसको बदलने की। आप भी जानते हैं क्यों बदली गई, मैं भी जानता हूँ क्यों बदली गई, इसके मोटिव्स क्या है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो पॉलिसी ने कही है वो एक्सेप्टेबल ज़रूर है। इसको बदलने की 3-4 वजह इन्होंने बताई है। सबसे पहले वजह ये बताई कि हमारा जो पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी थी 1986 में बनी थी, 92 में उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ और वही चल रही है अभी तक। उसमें कोई भारी बदलाव नहीं हुआ, यानी 34-35 साल हो गए। और इन 35 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई, भारत पूरी तरह से बदल गया, इसके मसाइल बदल गए। तो इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द अपकमिंग टाइम इन इंडिया एज वेल एज एब्रॉड, बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम इसको चेंज करें, पॉलिसी को बदलें। वो सारे मसाइल जो 35 साल में खड़े होंगे उसको एड्रेस किया जाए। सेकेंडली, डिजिटल एजुकेशन एक बहाव आ गया है पूरी दुनिया में, इंडिया में, और अभी कोविड में हमने उसका एक डेमो भी देख लिया है कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन बढ़ रहा है। भारत को पहले कहा जाता था, आज से 20 साल पहले के कंप्यूटर में, डिजिटल में बहुत आगे है, लेकिन आज वो नहीं कहा जाता। आज हमारे स्टूडेंट डिजिटल और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना ये एक दूसरा मकसद था, इसको किस तरह से इसको अपग्रेड किया जाए। तीसरा मकसद यही था कि हमारे मुल्क का द स्टेटस ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। ये पॉलिसी मान रही है, पॉलिसी मान रही है कि हमारे मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे हमारे बच्चों को बैरून मुल्क को जाना पड़ रहा है तालीम हासिल करने के लिए। तो मैं एक डाटा देता हूँ, 2021 का है, 8 जून 2021 का। भारत की 200 जो टॉप मोस्ट, दुनिया की जो 200 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, 200 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भारत की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका नंबर आपको पता है 184, 184 नंबर है हमारा। 200 यूनिवर्सिटी में 184 नंबर पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी ये भी चाह रही है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाएँ, अपने मुल्क की तालीम का मेयार बढ़ाएं, बजाय भारतीय लोगों को बैरून मुल्क जाने के वहाँ के लोग यहाँ पर आए तालीम हासिल करें। ये उसका मकसद है। 3-4 तो ये 3 मकसद, 4 मकसद को लेकर और भी है, मैं मेन में बता रहा हूँ। नई पॉलिसी को बनाने का मन बनाया गया,
लेकिन जब कोई पॉलिसी बनती है तो आपको पता है एक प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले विजन को लिया जाता है। विजन कि विजन क्या होगा पॉलिसी का। पेज नंबर 41 पे विजन दिया है उसमें। विजन तो एक पेज का ही होता है। तो इसका जो विजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। और ये विजन जो है इसी पर पॉलिसी पूरी तरह से ताना बाना बुना गया है। इसका जो विजन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो ट्रांसलेट भी कर दूंगा उर्दू में। विजन ऑफ NP20 द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 20 envisions a new India centered educational system that contributes directly to transforming our nation into an equitable and vibrant knowledge society by providing higher quality education to all। ये 3-4 लाइन का विजन है। मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ, वो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका तर्जुमा है कि विजन जो हमारा है नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण, भारतीय संस्कृति का सम्मान, क्वालिटी एजुकेशन का उद्यान और विश्व शिक्षा गुरु बनने का अरमान। ये 4 है। क्वालिटी एजुकेशन, हाँ, भारतीय संस्कृति का सम्मान जो है ये वो पॉइंट है जिस पर आपकी टेक्स्ट बुक आधारित होगी। हमारी जो दर्सी किताबें बनेंगी ये उसका मेन जो पॉइंट हो यही होगा, भारतीय संस्कृति के सम्मान। इंडियनाइज्ड एजुकेशन विल बी गिवन, द टेक्स्ट बुक विल बी प्रिपेयर्ड ऑन दिस पॉइंट। यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये 4 विजन है। नया भारत बनाना है, विश्व गुरु बनना है, क्वालिटी एजुकेशन लाना है, ये विजन है। विजन के बाद अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होगा तो आप पॉलिसी का सही इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NPE20, and you will realize if you read the policy between the lines। पॉलिसी को लाइन टू लाइन पढ़ना एक अलग बात है, बिटवीन द लाइन पढ़ना एक अलग बात है। तो अगर आप इसको बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट एवरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी हैज बीन वेल कनेक्टेड विथ वेरियस मिशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वेरियस मिशन से जुटा हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव जो है। हमें यही सब समझना है। सबसे पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब पॉलिसी का असर काम शुरू होता है। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालीम को पूरे भारत में एक कर देना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक मुल्क एक निसाब एक इम्तिहान। आने वाला है आगे दिनों में पूरे भारत में एक ही एग्जाम होगा, एक ही बुक होगी। तो एक मुल्क एक निसाब एक एग्जाम, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। पूरे भारत को एक यूनिवर्सल कॉम्पैक्ट सेंट्रल एजुकेशनल सिस्टम से मजबूत किया जाए। अभी हमारी किताबें कुछ है, मास्टर में हम कुछ पढ़ाते हैं, दिल्ली में कुछ और चल रही है, हिमाचल में कुछ और चल रही है। सब किताबें स्टेट टेक्स्ट बुक ब्यूरो वो तैयार करती हैं अपनी अपनी। अब ये नहीं होगा, अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौमी पैमाने पर एक अदारा होगा, वही किताबें बनाएगा, वही डायरेक्ट करेगा NCERT को कि आपको कैसी किताब बनाना है। 3 नए पॉलिसी ने 3 नए अदारे दिए हैं हमको, जो इससे पहले इसका वजूद नहीं था। सबसे पहला है शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कौमी तालीमी कमीशन। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस। अभी तक नहीं था ऐसा कोई कौमी कमीशन, एंड इट विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर इस आयोग की अगर क़यादत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑल द इंस्टीट्यूशन विल हैव टू टेक द डायरेक्टिव्स फ्रॉम हिम। उससे डायरेक्टिव लेना पड़ेगा। All the universities will be under the control of that आयोग, and the head is the prime minister। तो ये एक नया आयोग आया है। दूसरी नई चीज जो आ रही है वो यही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
हमारी किताबें एनसीईआरटी तो बनाएगी, लेकिन वो अब अपनी मर्जी से नहीं बना पाएगी, उसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से गाइडलाइन लेना पड़ेगा, और वो गाइडलाइन ही होगी भारतीय संस्कृति का उद्यान, उस गाइडलाइन पे बनेगी। तो किताबें भी अब वही बनाएगी। और तीसरी नई एजेंसी जो आ रही है हमारे पास, सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी। अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, आपके फार्मेसी के हो, बी के हो, एमबीबीएस के हो, कुछ भी हो, all the competitive exams will be set by the Indian National Testing Agency। वहाँ से बनेंगे। खैर अभी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, नीट का तो है वैसे ही, ऑल इंडिया में एक ही एग्जाम हो रहा है नीट का। कुछ हद तक इसके कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट हैं, लेकिन ये 3 नए अदारे होंगे जो पूरा काम करेंगे। तो एक मुल्क एक निसाब होगा, और दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब यहां से शुरू होती है पॉलिसी इन एक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी और मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल पैटर्न। हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये पूरी तरह से तब्दील होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछे कि इसमें इसका मूल आधार क्या है पॉलिसी का, तो मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, चेंज। चेंज, पुरानी पॉलिसी में तब्दीलियाँ। और मुझसे पूछें कितना परसेंट चेंज है, तो मैं कहूँगा 98%, 98% चेंज कर दिया गया। कुछ भी नहीं है पुरानी पॉलिसी, एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग हैज बीन चेंज, कंप्लीटली चेंज। और उसकी शुरुआत यहीं से होती है, मॉडिफिकेशन इन एजुकेशनल पैटर्न। हम 10+2+3 ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारा पैटर्न नहीं है, पूरे यूरोप का पैटर्न है। हमने इसको इंग्लैंड से लिया था, ये पैटर्न हमने इंग्लैंड से लिया था 10+2 का 1975 में हमने इंग्लैंड से लिया था, एंड दैट वाज फॉलोड बाय ऑल द यूरोपियन कंट्रीज इवन टुडे इन अमेरिका ऑल्सो। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, और अब हमारा पैटर्न होगा 5+3+3+4+4, 5+3+3+4+4। ये हमारा तालीमी पैटर्न होगा, और यहीं से हमको, पेरेंट्स को, सबको अब अपने आप को बदलने की शुरुआत करना पड़ेगी। तो 2022 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब ये पैटर्न है क्या, मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा, फाइल सबकी वजाहत करूंगा क्या क्या है, लेकिन अब ये पैटर्न चलेगा। टोटल एजुकेशन पहले 19 साल का था, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू PhD, 19 years were devoted for the education, now it will be 22 years। अब 22 साल हो, एक तालिब इल्म 22 साल तक तालीम हासिल करेगा, नर्सरी में आएगा और PhD हो के निकलेगा तो 22 साल लगेंगे, 22 years। So the duration of educational qualification has been expanded। क्यों? इम्पैक्ट आप जानते हैं, जितनी जल्दी हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता है उतनी जल्दी नौकरी मांगने शुरू करता है। तो आत्मनिर्भर बनना है, पढ़ाओ इनको, हाँ पढ़ते जाओ, आप खुद ही थक के बीच में छोड़ देंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। 22 ईयर्स अच्छा भी है, हम एजुकेशन की फैसिलिटीज बढ़ाया गवर्नमेंट ने, हमको 19 से 22 साल तक दी है, इट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस ऑल्सो। तो एक मॉडिफिकेशन आ रहा है। तीसरा जो है एक्सपांशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन, ये सब विजन में मैंने पढ़ा था, अब उसका वजाहत हो रही है। एक्सपांशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को बहुत बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन विल बी मेड मैंडेटरी फॉर राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू PG। तो मैंडेटरी किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासों में, कॉलेजों में, स्कूलों में भीड़ कम की जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन होगा। और ये इसके पीछे जो हमारा जो मिशन है वह है डिजिटल इंडिया। वी आर गोइंग टू मेक इंडिया डिजिटल। भारत सरकार का एक नारा है डिजिटल इंडिया, इस पॉलिसी को वो कवर करेगा, डिजिटल इंडिया। द थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इस पर ध्यान देना पड़ेगा अकलियतों को हमको। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, पेशा वाराना तालीम को बहुत आम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अब पहले भी थी, आप बोलेंगे पहले भी है, हम पढ़ा रहे थे, खानापुरी थी वो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि इसको बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाएगा। नियर अबाउट 100 वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। 100 वोकेशनल कोर्सेज,
हमको अक़लियतों को ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मदारिस में, अपनी स्कूलों में हमको सेलेक्ट करने होंगे वोकेशनल कोर्सेज, कितने हम पढ़ा सकते हैं, और जितनी ग्रांट हम ले सकते हैं गवर्नमेंट से लेनी होगी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके लिए पहल करना पड़ेगी। हम मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगी। और ये वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगा राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। पहले 9वीं से शुरू होता था वोकेशनल एजुकेशन, अब 6ठी से शुरू हो जाएगा। 6ठी की जमात के बच्चे आपको वोकेशनल पढ़ाइए, आप एक टीचर मिलेगा आपको वोकेशन का, इंफ्रा मिलेगा, ग्रांट मिलेगी, आपके बच्चे निकलेंगे, रोजगार से लगेंगे। तो अक़लियतों को मैं समझता हूँ इस एक पॉइंट पर बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। तो 100 वोकेशनल कोर्सेज कौन से आपके इलाके में, आपके ज़िले में कौन कौन से ऐसे हैं कोर्सेज जो पढ़ने के बाद बच्चे के काम आ जाएंगे, उसको लेने की ज़रूरत है। और वो कैसे मिलेगा ये ड्राफ्ट में पता चलेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ करना पड़ेगा, कहाँ से इसको अप्रूवल मिलेगा, लेना चाहिए इसमें। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसके पीछे जो हुकूमत की पॉलिसी है वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत वो जुटी हुई इस पॉलिसी वोकेशनल एजुकेशन के साथ। बच्चा पेशेवर अपना तालीम हासिल करेगा तो खुद रोजगार हासिल करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत इस पॉलिसी के साथ जुटा हुआ है। डिजिटल इंडिया उसके साथ जुटा हुआ है। आखिरी है वेटेज टू इंडियन कल्चर, वैल्यूज, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। द वेरी essential point that we have to check it very critically, जिस पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और उसका समय अब हो गया अभी इस पॉइंट का। वेटेज टू इंडियन कल्चर, ये मैं बता रहा हूँ हमारी टेक्स्ट बुक के लिए, जो टेक्स्ट बुक बनेगी that will be based upon Indian culture. सेकंड पॉइंट वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज। जब मैं इंडियन कहता हूँ और आप सुनते हैं तो आप मतलब समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। इसके बाद है वैल्यूज के बाद हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज ओपन कर दी गई, सारी इंडियन लैंग्वेजेस आप सीख सकेंगे। संस्कृत है, पाली है, दिमागी है, जितने लैंग्वेजेस है सबको इंट्रोड्यूस कर दिया है। फॉरेन लैंग्वेजेस को 8वीं से इंट्रोड्यूस कर दिया है। बच्चा हमारा 8वीं में जाता है, फ्रेंच पढ़ सकता है, रशियन पढ़ सकता है, चाइनीज नहीं है इसमें, चाइनीज को छोड़ के आप सब पढ़ सकते हैं। आ जाएगी चाइनीज भी कुछ दिन बाद, लेकिन फिलहाल नहीं है हमारे इसमें लिस्ट में। हाँ, अरबी भी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ हमको कुछ काम करना है, मैं हमको कहाँ कहाँ काम करना है मैं उसकी निशानदेही करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि किताबें यूं ही बन जाएगी। एनसीईआरटी ने भी अभी 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन दिया था कि हम हिस्ट्री की बुक बनाने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स पर आप अपनी राय दीजिए। मुझे नहीं पता कितने हिस्ट्री टीचर्स ने अपनी राय दी उसमें। होता यही है असल में एक्चुअली कि वी डोंट नो एनीथिंग, एनी प्रोग्रेस अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। हम कुछ जानते ही नहीं है। नोटिफिकेशन आता है तो हम देखते ही नहीं है, भेजते ही नहीं है, हमारा कोई से नहीं जाता उसमें, इसलिए फिर पॉलिसी बन जाती है। अब बनने के बाद, किताबें बनने के बाद फिर आप हम चिल्लाते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आपके लिए समय अप हो गया है, सारी किताबें बनेगी, साइंस की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। जब जब नोटिफिकेशन आएगा आप अपनी राय दीजिए, बराए मेहरबानी आप उसको पढ़िए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। अब ऐसा भी नहीं कि आपकी राय मानी नहीं जाती, जो जेन्युइन है वो मानी भी जाती है, सुनी जाती है। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक बनेगी दैट विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन इंडियन कल्चर, वैल्यूज एंड लैंग्वेजेस। तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार है। अब हो गई है, एनसीईआरटी की तरफ से आना शुरू हो गया। हिस्ट्री का तो आ भी गया, चल अभी गया समय। मैंने बताया कि हिस्ट्री टीचर्स को देखो ये नोटिफिकेशन है, भरिए आप अपनी राय दीजिए अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। ऐसे ही बिना आपसे पूछे टीचरों की राय लिए कुछ बनता नहीं है, सबकी राय ली जाती है। वो ऑन होगा तो आप भी उसमें इंटरेस्ट लीजिए। तो 4 मोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी के, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, इसी के ऊपर हमारी टेक्स्ट बुक आधारित होगी, बनेगी। और भी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स है, मैं सिर्फ मेन ले रहा हूँ, इसलिए कंटेंट कवर नहीं कर सकता मैं। हाँ, अब आता हूँ मैं जो हमको समझने की ज़रूरत है पैटर्न पर, एजुकेशनल पैटर्न जो 5+3+3+4+4 ये है क्या। क्योंकि इसी साल से आपको
इसके मुताबिक एडमिशन्स लेने, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो 2021 से इम्प्लीमेंट कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ को उसने नोटिस दे दिए कि आप एडमिशन अगर करेंगे तो न्यू पॉलिसी के तहत एडमिशन होगा, वरना आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। आप पढ़ रहे होंगे कि 6 यूनिवर्सिटीज़ का को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने पुराने पॉलिसी के हिसाब से अपने एडमिशन्स कर लिए। तब उनमें एक थोड़ा सा आप पढ़ रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र कर्नाटका गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ के बीच जो बातें चल रही है आप पढ़ रहे होंगे। उन्होंने तो इसी साल से इम्प्लीमेंट करने का मन बना लिया, 21 से। तो अब आपको जो दाखिले लेने हैं 22 में, इसके मुताबिक लेने हैं। और आपको क्या तैयारी करनी है, मुझे क्या तैयारी करनी है, इंतजाम क्या तैयारी करनी है, वो अलर्ट होना पड़ेगा। अभी से 8 महीने का समय है। 5+3 में पहले जो 5 है वो क्या है, ये 5 जो है वो 3+2 है। 3+2 5। 3 का मतलब अब बच्चे का एजुकेशन 3 साल से शुरू हो जाएगा। अभी 6 साल में वो पहली में एडमिशन लेता था, अब 3 साल का होगा, आपको अपने बच्चे को स्कूल में पहुंचाना पड़ेगा। 3। और इसका नाम रखा गया, आज की न्यूज़ है, आज सुबह मैंने 8 बजे पढ़ा ये 3 के बारे में। ये 3 क्या है, चाइल्ड केयर एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये उसका फिलॉसफी है 3 की। चाइल्ड केयर एजुकेशन, आपको पढ़ाना नहीं है, बच्चों की निगरानी भी करना है और उसकी देखभाल भी करना है। और पढ़ाने के मेथड दिए गए, प्ले वे पढ़ाना है, गार्डन में खिलाना है, खिलौने खिलाना है, ये सब है इसमें। तो 3 में पहला साल नर्सरी होगा और पहले 2 साल फर्स्ट केजी और सेकंड केजी होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है, उसकी 2 वजह। वाई द गवर्नमेंट मेड मैंडेटरी द नर्सरी एंड जूनियर केजी एंड सीनियर केजी एजुकेशन। 2 वजह उसने बताया कि प्राइवेट अदारे जो हैं अपने यहाँ नर्सरी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जो जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ ना नर्सरी है ना केजी है, वो डायरेक्ट पहली में एडमिशन मिलता है उसको। तो ये पहली का बच्चा और ये जो प्राइवेट से आता है तो इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड में बड़ा फ़र्क हो जाता है। वो फ़र्क को, तफावत को दूर करना। नंबर 2, प्राइवेट स्कूल जो हैं बड़े बड़े शहरों में हम जाएँ तो 50,000 से कम चार्ज नहीं होता है नर्सरी का। बॉम्बे पूना में आप जाएँ तो 50,000 फीस है, तो ये गरीब दे नहीं पाएगा। अब आप ये सोचिए ना, आपके बच्चे को 3 साल बाद अगर आपको नर्सरी में डालना है और उसकी फीस 25,000 है, तो जिस दिन वो पैदा होगा वहाँ से आपको 2,000 बचाना शुरू करना पड़ेगा। 2,000 रुपये बचाओ और तभी आप उसको 25,000 भर पाएंगे। तो आप भी प्रिपरेशन रखिए, बचाइए, सेविंग की तरफ जाइए अपने बच्चे के लिए। जैसे कुछ करते हैं, कुछ हमारे बिरादर वतन करते हैं, वो कहते हैं कि जब इनके यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसके जहेज के लिए सेविंग शुरू कर देते हैं। तो हमको भी हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो वहाँ से उसी महीने से कम 2,000 की या 1,000 की सेविंग करना पड़ेगी। तब 3 साल के बाद 12 या 36,000 आपके पास होंगे, 35,000, तो उसका एडमिशन हो पाएगा। तो ये इकोनॉमिक बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, तो समझिए। हाँ, अब इसमें इम्पैक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ, एक इम्पैक्ट स्कूलों के लिए। अब केजी के बच्चों को ही आपको एलसी इशू करना पड़ेगा। पहले में एडमिशन के लिए एलसी नहीं लगता, अभी बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा, अब नहीं होगा। अब पहले में एडमिशन आपके बच्चे को डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे एलसी लाओ। एलसी का मतलब नर्सरी पढ़ा है क्या, ये केजी पढ़ा है क्या 2 साल, आप एलसी देंगे तो पहले में एडमिशन होगा। अगर आप उसको कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मतलब ये कि एलसी का काम काज आपको केजी से शुरू करना पड़ेगा। रजिस्टर बनाओ केजी का, केजी से। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ आपके ऊपर, इकोनॉमिक बोझ, 1,000 रुपये महीना बचाओ। तो ये 3 साल पढ़ाना कंपलसरी ऑब्लिगेटरी। आप डायरेक्ट अपने बच्चों का पहले में नहीं आ सकते, बोलेंगे अरे अभी 3 साल का है, देखेंगे जब 6 साल का होगा पहले में डाल दूंगा। 6 साल बाद आप किसी भी स्कूल में लेके जाएंगे, एडमिशन नहीं होगा आपके बच्चे, एलसी मांगेंगे नर्सरी का और केजी का। तो बी अलर्ट, बी एक्टिव, आप अलर्ट हो जाइए। तो ये 3 जो है ये है, और प्लस उसके साथ जो जुटा हुआ है इसमें पहली और दूसरी होगी, पहली और दूसरी। यहां पर जो तालीम होगी, बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, और इसके साथ न्यूमरसी सिखाई जाएगी। न्यूमरसी हिसाब किताब, जमा तफरीक, 100 रुपये में इतना खरीदा, उतना खरीदा, कितना हुआ, कैलकुलेशंस पढ़ाए जाएंगे। नो एग्जाम, कोई इम्तिहान नहीं होगा दूसरी तक। पहले 5 साल में कोई इम्तिहान नहीं, एग्जाम फ्री, 5 ईयर्स। और इसका नाम रखा गया है
फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, अब आप भूल जाइए मेरा बच्चा प्राइमरी में, सेकेंडरी में, जूनियर कॉलेज में। अब आपको बोलना, कोई पूछेगा आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो आपको बोलना पड़ेगा अभी फाउंडेशन में हो, अभी फाउंडेशन में, मतलब पहली में, दूसरी में, केजी में, जो भी फाउंडेशन बोलना पड़ेगा, बुनियाद। इसके बाद +2 आएगा। +2 का नाम रखा गया प्रीपरेटरी स्टेज। आपका बच्चा तीसरी में गया, मैं पूछता हूँ कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में, आपको बोलना पड़ेगा प्रीपरेटरी में। थर्ड में ऐसा नहीं बोल सकते, सब सिस्टम चेंज होने वाला है। प्रीपरेटरी स्टेज में तीसरी, चौथी, पांचवी, +3 में तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 3 क्लासें होंगी। लेकिन सबसे अहम पॉइंट है, द गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी दैट प्रीपरेटरी स्टेज एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड ओनली इन मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। आप मदर टंग में ही पढ़ाइएगा, मादरी जबान में तालीम होगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है प्राइवेट, दे आर फ्री टू इम्पार्ट एजुकेशन इन इंग्लिश, लेकिन सरकारी स्कूलें जो होगी मदर टंग में ही पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं होगी वहाँ पर। पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मैं उसमें नहीं जाता, इसको मतलब मेथोडोलॉजी क्या होगी। उसके बाद तीसरा स्टेज आएगा 5+3+3। दूसरा +3 जो है, इसमें 3 क्लासेस होंगी, छठी, सातवीं, आठवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। प्रीपरेटरी में उसको पूरे बेसिक नॉलेज दे दिए जाएंगे, वो लिखने, पढ़ने, बोलने में सक्षम होगा, इंग्लिश बोल पाएगा, मराठी बोल पाएगा, उर्दू बोल पाएगा, लिख पाएगा। इतना एजुकेशन उसको प्रिपरेटरी लेवल तक 5 तक दे देना है। छठी से उसका फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, छठी से यहीं से उसका वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, यहीं से उसका कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हो जाएगा, यहीं से उसकी डिजिटल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पैटर्न 6। यहाँ से सब शुरू होने वाला है। इसका नाम रखा गया है मिडिल स्टेज। छठी, सातवीं, आठवीं, मिडिल स्टेज। यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्चुअल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अच्छी टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी, पूरा नॉलेज दिया जाएगा उसको। छठी, सातवीं, आठवीं तक उसको पूरा भरपूर नॉलेज दिया जाएगा, लेकिन वो नॉलेज का लेवल थोड़ा कम होगा, नॉलेज का लेवल जो कम होगा 8वीं तक। लेकिन इसको वोकेशनल, डिजिटल, कंप्यूटर ये ज़्यादा दिया जाएगा। अब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दोनों से, आपसे भी, टीचर से भी, मैनेजमेंट से भी, जब छठी से वोकेशनल और डिजिटल एजुकेशन शुरू हो रहा है तो यू हैव टू गेट एक्सपर्टाइज इन ऑनलाइन एजुकेशन, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू शुड हैव योर ओन लैपटॉप। आपको लैपटॉप रखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को इसमें दम कर पाएंगे। तो मेरा एक मशवरा ये है, अभी से तैयारी शुरू कीजिए, बजाय हीरो होंडा लेने के लैपटॉप लेने की कोशिश कीजिए। आप बजाय 60 इंच टीवी लेने का, अगर कोई प्रोग्राम हो तो कैंसिल कीजिए, एक अच्छा सा डेल का कंप्यूटर ले लीजिए, क्योंकि आपका हथियार वही बनने वाला है। आप अगर सोते रहेंगे तो बहुत बुरी तरह से आप परेशान हो जाएंगे। टाइम अप हो गया आपके लिए। पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अपनी बहुत ज़्यादा कोई ख्वाहिश है तो उसको बंद कीजिए और अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कीजिए, खरीदिए उनके लिए मोबाइल खरीदिए। अब तो ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को अपना अपना मोबाइल चाहिए ऑनलाइन के लिए। अभी काफ़ी झगड़े, खुदकुशियाँ भी हुई, कई लड़कियों ने सुसाइड कर ली कि उसको मोबाइल नहीं मिलता। जब उसका ऑनलाइन शुरू होता है तो उसका भाई देखते रहता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सुसाइड, कई केस हुए बच्चों की सुसाइड की, सिर्फ इसीलिए कि ऑनलाइन के वक्त में उसके हाथ में मोबाइल नहीं था, टैबलेट नहीं था। ये हमारे लिए, आपके लिए एक लम्हे फिक्रिया है, हर बच्चे के लिए नज्म करना पड़ेगा। आपके पास नहीं हो चलेगा, आपके पास सादा मोबाइल हो चलेगा, लेकिन वो बच्चे के लिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से एजुकेशन शुरू होगा, लेकिन एकदम हाई लेवल अपग्रेड एजुकेशन जो रहेगा वो +4 में आएगा। 5+3+3+4, आखिरी जो 4 होगा उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये आपको समझना पड़ेगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लास होंगी और उसका नाम होगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 क्लासेस। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका पहला इम्पैक्ट ये कि 10वीं का बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, अब नहीं होगा। इसका मतलब क्या लेते हैं आप? मैं ये लेता हूँ इसका मतलब कि 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब सर्विसेज में जितना प्रोटेक्शन था, 4th ग्रेड लोगों को नौकरियां मिल जाती थी, अब नहीं मिलेंगी।
पहले कहते थे कलर के लिए, पियून के लिए एसएससी, अभी वो इश्तिहार देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिनिश, यानी जॉब के लिए 2 साल एक्सटेंशन हो गया। अब 12वीं पास होगा तो वो एलिजिबल होगा पियून के लिए, 4th ग्रेड सर्विसेज के लिए, तो एसएससी का एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पर जो नॉलेज रहेगा वो अपग्रेडेड रहेगा, बहुत हाई लेवल का होगा। इतने हाई लेवल का होगा कि 12वीं के बाद उसको नीट में बैठना है, सेट में बैठना है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए नीट में बैठना है, और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठना हो तो ऑल इंडिया लेवल पर उसको इस लायक होना चाहिए कि वो दिल्ली के बच्चे को कम्पीट कर सके, बॉम्बे के बच्चे को कम्पीट कर सके, अक्कल कुआं का बच्चा जो है वो चेन्नई के बच्चे को कम्पीट कर सके। इतना हमको एम्पावरमेंट देना पड़ेगा उसको, क्योंकि कॉमन एग्जाम होगा उसके लिए। अब आपकी जो एसएससी की मार्कशीट है ना वो खत्म हो जाएगी। मेरी मार्कशीट एसएससी की मैं किसी को बताऊंगा तो बोलेंगे एंटीक पीस हो गया, क्यों? खत्म ही हो गया बोर्ड एग्जाम, एंटीक पीस हो जाएगा वो। सिर्फ 12वीं की मार्कशीट मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम बदल जाएगा। अभी आपको देते हैं एचएससी सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होता है आर्ट साइंस कॉमर्स लिखा होता है ना। अभी सारी फैकल्टी खत्म हो गई 12वीं में, 11वीं 12वीं में कोई फैकल्टी नहीं रहेगी, ना आर्ट्स ना साइंस ना कॉमर्स, कॉमन क्लास होगी, कॉमन फैकल्टी होगी। और 12वीं के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो होगा SEC, सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट। एचएससी सर्टिफिकेट उसका नाम नहीं होगा, SEC सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं तक तालीम है इसके पास, इसका सर्टिफिकेट होगा।